मान्यवर जी, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के 1185वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, आज आत्मकथा कार्यशाला होनी है। आत्मकथा कार्यशाला मैं सोचता हूँ 1 साल से भी ज़्यादा समय, 1 हो गया, 2 साल हो गए। एक दौर में तो काफ़ी हुआ करती थी। इधर बहुत समय से आज आत्मकथा वाचन कार्यशाला हो रही है और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्री मंगल कुमार जैन साहब, जो कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुपड़ी, उदयपुर, राजस्थान से हमारे बीच हैं। आप एक विभाग बतौर भी इस पटल पर जोड़ते हैं, एक नवाचारी शिक्षक और साहित्यकार हैं और आपका सहयोग इस पटल को लगातार मिलता रहा है। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे दोस्त वृंदा जी और अध्यक्षता करेंगे नेहा कांडपाल जी। नेहा जी जुड़ चुकी हैं हमारे बीच और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त पाखी जैन, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है, एमडीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर, राजस्थान से। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक। तो मैं इस पटल पर सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस पटल पर हमारे बीच आदर्श सिंह, दीपा कलोनी जी, हरीश देवतला जी, हिमानी तिवारी जी, हिमा तिवारी जी और जगदीश जी और कामेश्वरी मैम हमारे बीच गुड़गांव से जुड़ते हैं, आजकल अल्मोड़ा प्रवास में हैं। और आदरणीय नरेंद्र पाल सर, नेहा कोहली जी और हमारे बीच कई साथी जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और कल सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्मदिन है। कल हमने सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं का पाठ रखा है, काफी सहमति हमारे दोस्तों ने दे दी है, तो कल की सूची भी अंतिम चरणों में है। तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मंच सौंपता हूँ आज के कार्यक्रम में आत्मकथा वाचन। हमारे दोस्तों ने लिख करके अपना कागज हमको भेजा है और उस कागज को आप देख करके भी पढ़ सकते हैं, तो ये हमने कहा है। तो आशा है हमारे दोस्त अपने प्रस्तुति को बहुत ही आकर्षक ढंग से रखेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ पाखी जैन जी को। पाखी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, स्वागत है, स्वागत है दोस्त आपका। जी, सभी को प्रणाम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी को प्रणाम। मैं पाखी जैन, कक्षा 8 उदयपुर, राजस्थान से आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। मैं आप सभी का बाल प्रहरी की आत्मकथा वाचन कार्यशाला में स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज बाल प्रहरी की 1185वीं कार्यशाला है। इसके लिए मैं बाल प्रहरी के पूरे परिवार को बधाई देती हूँ। तो आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय मंगल कुमार जी जैन, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घोपड़ी, उदयपुर, राजस्थान से हम सभी के साथ उपस्थित हैं। आज की विशिष्ट अतिथि वृंदा जी, कक्षा 8, जो हरिद्वार से हमारे साथ उपस्थित है। अध्यक्षता कर रही बहन नेहा कांडपाल जी, कक्षा 12, उत्तराखंड से हमारे साथ उपस्थित हैं। उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और मैं आदरणीय आकाश शाश्वत जी सर, शिक्षा उपनिदेशक उत्तराखंड, आपका, और श्याम प्रसाद पांडे जी सर, सेवानिवृत्त आयकर अधिकारी, अहमदाबाद, गुजरात, व आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी सर, प्राध्यापक, डाइट, खंडवा, मध्य प्रदेश से हम सब हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए आपका आभार। और उपस्थित समस्त अभिभावक गण का भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आप सभी को बाल प्रहरी के बारे में बताती हूँ। बाल प्रहरी की कार्यशाला चलती है और बाल प्रहरी की पत्रिका भी है। तो बाल प्रहरी की ऑनलाइन कार्यशालाएं होती है और बाल प्रहरी के साथ 2000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। कार्यशाला में जुड़ने से हमें प्रेरणा मिलती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो पत्रिका है उससे पढ़कर हमारी एकाग्रता बढ़ती है और उसमें चुटकुले भी प्रकाशित होते हैं।
जिन्हें पढ़कर हमारा मनोरंजन भी होता है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज मेरा संचालन का 19वां अवसर है बालखंड। तो अब मैं आप सभी को नियम बता देती हूँ कि जिनका सूची में नाम है उन्हीं को ही आमंत्रित किया जाएगा और जब अपनी प्रस्तुति दे तब वीडियो और माइक ऑन रखें। कोई और प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक ऑन कर बीच में व्यवधान ना डालें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब मैं सबसे पहले आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी वृंदा जी कक्षा 8 हरिद्वार से। तो क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कंद हरिद्वार से कक्षा 8 की छात्रा मैं वृंदा। मैं आज के मुख्य अतिथि कुमार जैन उदयपुर राजस्थान से अध्यक्षता कर रही नेहा कांडपाल जागेश्वर से और श्याम पलट पांडे जी संरक्षक बाल प्रहरी और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से और आज उदय किरोला जी आप सभी का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज की कार्यशाला हमारी आत्मकथा कार्यशाला है जिसमें हम सभी को एक विषय पर अपनी आत्मकथा प्रस्तुत करनी थी। तो आज का मेरा विषय है टेलीविजन की आत्मकथा। एक यंत्र की जुबानी, उसकी कहानी। मैं एक यंत्र हूँ पर भावनाओं से भरा हुआ। मेरा नाम है टेलीविजन। मुझे दुनिया टीवी के नाम से जानती है। मैं ना तो मनुष्य हूँ ना ही कोई जीव, फिर भी मेरी कहानी उतनी ही रोमांचक है जितनी किसी इंसान की। आइए आज मैं आपको अपने जीवन यात्रा सुनाता हूँ। अपने जन्म से लेकर आज तक का सफर, अपने सुख दुख और अपनी व्यथा। मेरे जन्म की कहानी विज्ञान की प्रयोगशालाओं से शुरू होती है। 1927 में स्कॉटलैंड के एक महान वैज्ञानिक जॉन लॉगी बेयर्ड ने मुझे पहली बार दुनिया के सामने लाया। उस समय मैं बहुत साधारण था, न रंग था न स्पष्ट आवाज। लोग मुझे देखकर चकित होते थे लेकिन मेरी उपयोगिता को समझ नहीं पाए थे। धीरे धीरे मैं विकसित होता गया। अब मेरी आवाज साफ होने लगी, चित्रों में रंग भरने लगे और मेरी स्क्रीन बड़ी होने लगी। मैं काले सफेद पर्दे से निकलकर रंगीन दुनिया में प्रवेश कर गया। मेरे रूप रंग में तो परिवर्तन आया ही, मेरी आत्मा भी बदलने लगी। मैं सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा बल्कि शिक्षा, समाचार, ज्ञान और भावनाओं का वाहक भी बन गया। समय के साथ साथ मैं हर घर का हिस्सा बन गया। कभी जिस यंत्र को देखने के लिए लोग थिएटर या सामुदायिक केंद्रों में इकट्ठा होते थे, वह अब हर किसी के ड्राइंग रूम की शोभा बन गया हूं मैं। मेरी यात्रा रेडियो की आवाज से शुरू हुई थी और मैं स्मार्ट टीवी के रूप में इंटरनेट से जुड़कर हर ज्ञान और जानकारी को चुटकी में ला सकता हूँ। मैंने रामायण और महाभारत की गाथाएं भी दिखाई हैं, तो चंद्रयान 3 की सफलता की खबरें भी सुनाई हैं। मैंने भारत पाक क्रिकेट मैच में लाखों लोगों को रोमांचित भी किया है, तो कभी किसी बाढ़ या भूकंप की त्रासदी भी दिखाकर लोगों की आंखें नम की हैं। मुझे गर्व होता है कि मैं किसी बच्चे को नई बात सिखाता हूँ, किसी बूढ़े के अकेलेपन में साथी बनता हूँ या किसी थके हुए इंसान को हंसी और सुकून देता हूँ। मैं अपनी भूमिका को लेकर सजग हूँ। मैं घरों लेकिन मैं दुखी भी होता हूँ जब लोग मेरा दुरुपयोग करते हैं, जब बच्चे पढ़ाई छोड़कर घंटों मुझसे चिपके रहते हैं, जब मैं झूठी खबरें या गलत सूचनाएं फैलाने का माध्यम बनता हूँ, जब लोग मुझे देखकर हिंसा, असंवेदनशीलता या नकारात्मकता सीखते हैं, तब मेरा मन रो पड़ता है क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, निर्माण है, प्रेरणा है और ज्ञान का प्रसार है। आज मैं केवल एक यंत्र नहीं बल्कि समाज का एक अभिन्न अंग बन चुका हूँ। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में मेरी भूमिका बदली है लेकिन समाप्त नहीं हुई। मैं अब स्मार्ट टीवी बन चुका हूँ, तकनीक से परिपूर्ण नई पीढ़ी के अनुकूल। मुझे अब रिमोट से नहीं, आवाज और मोबाइल से नियंत्रित किया जा सकता है। मैं भविष्य को लेकर उत्साहित हूँ। मुझे विश्वास है कि यदि मुझे सही ढंग से उपयोग किया गया तो मैं दुनिया को एक बेहतर दिशा में लेके जा सकता हूँ। अंत में मैं कोई भगवान नहीं हूँ लेकिन मैं किसी दानव की तरह भी नहीं हूँ। मैं वही बनता हूँ जैसे उपयोग आप मुझे करते हैं। मैं चाहूँ तो अंधकार भी फैला सकता हूँ और चाहूँ तो ज्ञान का प्रकाश भी। निर्णय आपके हाथ में है। आपका सदाबहार साथी टेलीविजन। नमस्कार। जी आभार।
आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, आपने आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रस्तुति दी। तो अब मैं अपने प्रतिभागियों को आमंत्रित करना शुरू करती हूँ। तो मंत्रिता शर्मा जी, कक्षा 8, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? मंत्रिता जी। नीलाक्षी कॉलोनी जी, कक्षा 8, चंपावत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दीदी आवाज आ रही है? जी मंत्रिता जी, आपका स्वागत है। दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। तो आत्मकथावाचक कार्यशाला देता है मिट्टी को आकार, वैसे ही मैं मिटाता हूँ आपके जीवन से हर विकार। भरता हूँ आपके जीवन में, भरता हूँ आपके जीवन में ज्ञान का सागर। साथ ही आपके गुणों को करता हूँ मैं उजागर, साथ ही आपके गुणों को करता हूँ मैं उजागर। अभिव्यक्ति गीत संगीत, अभिव्यक्ति गीत संगीत, कविताओं की रचना से भरा है मेरा व्यक्तित्व, जो जगाता है आपके अंदर, जो जगाता है आपके अंदर कृतित्व और समाज में जहां बच्चों की कल्पनाएं उड़ान भरती हैं। मैं एक ऐसा समूह हूँ जो न केवल बच्चों अपितु बड़ों को भी, वो चाहे उत्तर हो, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक समूह में बांधता है। या मुझ में, इस समूह में यानी मुझ में बच्चे अलग अलग कार्यशालाओं में भाग लेते हैं। मेरे अंदर कार्यशालाएं आयोजित होती हैं, जैसे कविता वाचन कार्यशाला, श्लोक पाठ कार्यशाला, गायन कार्यशाला, नृत्य, लोकगीत गायन, कविता लेखन, कविता वाचन, देशभक्ति आदि। मेरी ये कार्यशालाएं न केवल आपका मनोरंजन करती हैं, बल्कि आपका मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक रूप से विकास भी करती हैं। तो विकास भी करती हैं। मुझ में आयोजित होने वाली देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला से आपके अंदर देशभक्ति का भाव जागृत होता है। और लेखन कार्यशाला से या आत्मकथा लेखन कार्यशाला से बच्चों के अंदर लेखन कला का विकास होता है। और अब मैं ले चलता हूँ आपको जब बाकी जी आगे बढ़िए, लगता है कि संपर्क कट गया मंत्रिता जी का। जी, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ नीलाक्षी कॉलोनी जी, कक्षा 8, चंपावत, उत्तराखंड, क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। विश्व की इतनी विषम और कठिन परिस्थितियों की आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा, जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज आत्मकथा वाचन कार्यशाला है। तो मेरी जो आत्मकथा है वह बाल पहरी के ऊपर है। तो मैं हूँ बाल पहरी पटेल की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाली एक बालिका, और मैं बाल पहरी की ढेर सारी कार्यशाला में प्रतिभाग करती हूँ, जैसे अभिव्यक्ति कार्यशाला, नृत्य कार्यशाला और भी बहुत सारी कार्यशाला। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के सभी बच्चे इस कार्यशालाओं में से जुड़ें, और इस बाल पहली पटल पर हम सभी बच्चों के साथ आदरणीय श्यामप्रद पांडे सर, आकाश सारस्वत सर एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर
जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं एवं उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलता है। और इस पटल पर हमें अध्यक्ष और संचालन विशिष्ट अतिथि भी बनाया जाता है। सभी को संचालन करने का अवसर प्रदान करते हैं आदरणीय निगरान लगता है। यह कार्यशाला कोरोना काल में शुरू हुई थी, लेकिन अब हर बच्चे की मन पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है और अब ये बच्चों की जरूरत बन चुकी है और सभी बच्चों के माता पिता की यह कार्यशाला पहली पसंद बन चुकी है। और इन कार्यशालाओं के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मियों की महत्वनीय निरंतर बाल चिंतक बालक बालक में आदरणीय उदित रौलत सर हम सभी बच्चों को एक मंच प्रदान करते हैं और हम बच्चों को इस कार्यशाला में से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो बालपीठ की कार्यशाला बहुत अच्छी है। धन्यवाद जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ रागिनी सिंह जी, शांति परी उधम सिंह नगर। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? जी बहन। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हैप्पी ओम और मैं कक्षा 8वीं की छात्रा में है। तो जैसा कि हम तो इसमें मेरा विषय ट्रॉफी है। तो चलिए ट्रॉफी की अनोखी कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो मैं हूँ ट्रॉफी। मुझे तो आप अच्छे से जानते होंगे। मैं जीत किया मैं हर खेल हर उपलब्धि बात देती हूँ। होता है सब सबसे अच्छा। जी हाँ, मैं किसी खास के पास ही जाती हूँ। कुछ लोग मुझे एक मामूली लकड़ी का टुकड़ा समझते हैं, मगर कुछ लोगों के ओलंपिक में जो कोई बच्चा ट्राई करता है और फर्स्ट आता है अपनी कक्षा में बहुत खुश होता है। मुझे मैं आमंत्रित करूंगी अर्जुन जी, कक्षा 10 उदयपुर। धन्यवाद। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? आप दोबारा नाम बोलिए। हाँ, अर्चित जी। तो अब मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय आकाश शाश्वत जी सर, शिक्षा उप निदेशक उत्तराखंड से आशीर्वचन हेतु निवेदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पाखी। सबसे पहले बेहतरीन संचालन की प्रिय पाखी को बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1200 पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि आत्मकथा वाचन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय मंगल जी जैन, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय वृंदा, अध्यक्षता कर रही प्रिय नेहा, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय पाखी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अपने निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है।
इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, इसका सीधा सा उदाहरण है कि अपने विद्यालय में भी और विद्यालय के बाहर अन्य स्थानों पर भी वो अनेक कार्यक्रमों में प्रतिभाग भी कर रहे हैं और बेहतर स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से बच्चों के लिए बड़ी उपादेय, सारगर्भित और महत्वपूर्ण कार्यशालाएं बाल प्रहरी के तत्वाधान में आयोजित होती हैं। प्यारे बच्चों, गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है और जो सलाद है उसका सेवन करना है, शरबत आदि का सेवन करना है, जिससे कि पानी की मात्रा शरीर में कम ना होने पाए। इसके साथ साथ तले भुने खाने से बचना है, बाहर के खाने से बचना है, घर का ही खाना खाना है, जिससे कि स्वास्थ्य बेहतर रह सके। इसके साथ साथ सत्र का शुरू हो चुका है। अपनी पढ़ाई को शुरुआत से ही समयबद्धता के साथ, स्वयं अनुशासन के साथ आगे बढ़ाना है। यदि आप अभी से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा काल में ज्यादा दबाव नहीं होगा और परीक्षाएं बेहतर संपादित होंगी, और चूंकि बेहतर संपादित होंगी तो अंक भी अच्छे स्वाभाविक रूप से आएंगे। प्यारे बच्चों, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दो बातों को और फोकस करना होगा। एक तो व्यसन मुक्त जीवन, एक सच्चरित्र जीवन। क्योंकि जिस देश में चरित्रवान नागरिक हो, जिस देश में व्यसन मुक्त नागरिक हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम इन दोनों बातों को फोकस करते हुए यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चुनेगी। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग ही देता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में एक कवि की दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी आभार। आपने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें नई नई बातें सिखाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो अब मैं आमंत्रित करूंगी अनेरी पोद्दार जी, कक्षा 8, इंदौर, मध्य प्रदेश। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनेरी पोद्दार है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से हूँ। माँ शारदा को नमन करते हुए मैं मेरी आज की प्रस्तुति आरंभ करती हूँ। आज की मेरी आत्मकथा फास्ट फूड की है। तो मैं हूँ फास्ट फूड, तेज, स्वादिष्ट और हर किसी की पहली पसंद। मुझे देखकर ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। बच्चे हो या बूढ़े, जवान हो या थके हारे ऑफिस से लौटे लोग, सबको मुझसे प्यार है। मेरे भी कई रूप हैं। कोई मुझे बर्गर के नाम से जानता है, कोई पिज्जा, तो कोई समोसा, चाट या नूडल्स। मैं जितना चटपटा उतना ही लोकप्रिय। कभी सड़कों के किनारे ठेलों पर मिलता हूँ तो कभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बड़े शान से परोसा जाता हूँ। मुझे खाने का अपना एक अलग ही मजा है। दोस्तों के साथ या कॉलेज ब्रेक में, मूवी के साथ या अकेले उदासी में भी मैं हमेशा साथ देता हूँ। पर हाँ, लोग मुझसे प्यार करते करते कभी कभी मुझे थोड़ा ज्यादा ही खा लेते हैं और फिर अपने वजन और सेहत को कोसते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं सेहत के लिए हमेशा अच्छा नहीं, पर मैं दिल के बहुत करीब हूँ। मुझे खाकर चेहरे पे जो मुस्कान आती है ना, वो किसी हेल्दी सलाद से कहाँ आ पाएगी। तो मैं फास्ट फूड हूँ। मैं फास्ट फूड हूँ, आपकी भूख का झटपट हल और स्वाद का बेमिसाल साथी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें फास्ट फूड के बारे में बताया।
तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं आमंत्रित करूंगी लावण्य देवतला जी, कक्षा 8, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम लावण्य देवतला है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तारीखेत है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज आत्मकथा वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी कंप्यूटर की आत्मकथा लेके प्रस्तुत हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। मैं एक कंप्यूटर हूँ। मेरा जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था, जब मुझे बनाने वाले इंसान ने मुझे बनाने के बारे में सोचा था और जल्द ही मुझे बना भी दिया। अब ये बताओ कि वो महान इंसान कौन थे जिन्होंने मेरा आविष्कार किया था। शायद आप लोगों की किताबों में भी ये लिखा हो। अंग्रेजी में द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? बताओ बताओ। नहीं पता? मैं बताता हूँ। वो महान इंसान थे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने मेरा आविष्कार किया था। जब मेरा आविष्कार हुआ था तो मैं शायद एक बड़े से टेलीविजन के आकार का था, भारी भरकम। मेरे अंदर बहुत सी चीजें हैं, जैसे हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर आदि। मैं उपयोगकर्ता को बहुत सी सुविधाएं लागू कराता हूँ, जैसे संवाद करना, पेंटिंग बनाना, गेम खेलना इत्यादि। अरे हाँ, मैं ये तो बताना भूल ही गया कि मैं कहाँ कहाँ काम आता हूँ। मैं हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में, मॉल में, यहाँ तक कि ज्यादातर घरों में भी मैं ही काम आता हूँ। और बात करी जाए मेरी मुश्किलों की, जैसे कि एक इंसान के जीवन में भी बहुत मुश्किलें होती हैं। मुश्किलों में बात करी जाए तो कभी कभी वायरस या खराबी की वजह से मुझे दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। मैं गणित के बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में हल कर लेता हूँ। 10 लोगों के काम को मैं अकेले कर लेता हूँ, वो भी कम समय में, टाइम मैनेजमेंट के साथ। मैं इंटरनेट से चलता हूँ। मेरे यहाँ सीपीयू, यूपीएस, कीबोर्ड, माउस इत्यादि हैं। जब मेरे अंकों को ढंग से जोड़ा जाता है और प्लग को ऑन करा जाता है, तो मैं काम करने लगता हूँ। और अब बात करी जाए अभी के समय की, तो मैं काफी बदल चुका हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट और नए एप्लीकेशन के साथ सीखा और आगे बढ़ा। अब मेरे में बहुत से नए फीचर्स आ चुके हैं और मैं बहुत काम में आता हूँ, चाहे व्यापार हो, स्कूल के काम हो। अगर गलती से भी मैं खराब हो गया ना, तो जो भी मेरे अंदर काम स्टोर था वो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। मैं बाइनरी लैंग्वेज समझता हूँ और इंटरनेट से चलता हूँ। जैसे इंसानों का दिमाग उनके सिर में होता है, मेरा दिमाग सीपीयू में है। मेरा दिमाग सीपीयू है। आज के इस मॉडर्न जमाने में मैं सबकी पहली पसंद बन चुका हूँ। सबकी पहली पसंद कंप्यूटर। अब तो मैं काफी बदल चुका हूँ, जैसे बहुत पतले लैपटॉप्स के रूप में मैं आने लगा हूँ, जिसे आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे मैं पहले था बहुत भारी भरकम, आप उसे हर जगह नहीं ले जा सकते थे, लेकिन अब मैं काफी बदल चुका हूँ और उपयोगकर्ता को पहले से ज्यादा मदद करता हूँ। और मैं बच्चों की भी बहुत पहली पसंद बन चुका हूँ। जैसे मैं उनको गेम खेलने में मदद करता हूँ, पेंटिंग बनाने में मदद करता हूँ, होमवर्क, चाहे ट्यूशंस हो, व्यापार का काम हो, वो सब भी मुझसे ही होता है। मैं पहली पसंद बन चुका हूँ इस मॉडर्न जमाने की। मैं भी यही आशा करता हूँ कि आगे जाके मैं इससे भी बेहतर कुछ कर पाऊँ आप लोगों के लिए। हाँ, मेरा एक संदेश है आप लोगों से कि मैं हूँ तो कंप्यूटर, मैं सबकी मदद करता हूँ, लेकिन जिस जरिए से आप मुझे इस्तेमाल करेंगे मैं आपके लिए वैसा ही बन जाऊंगा। तो आप मुझे ढंग से इस्तेमाल करें ताकि आगे चलकर आगे पीढ़ी को इससे भी नया आविष्कार करने का मौका मिले। धन्यवाद। इसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। शुभ यामिनी। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, लाजवाब रही। आपने कंप्यूटर के बारे में हमें बताया। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं आमंत्रित करूंगी धार्मिक तिवारी जी, पनुआ द्योखन, अल्मोड़ा, कक्षा 3। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत।
धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवगन है। मैं आपको बल्बू की आत्मकथा सुनाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। मैं बल्बू हूँ और मेरा आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। और मैं प्लास्टिक का होता हूँ और कांच का होता हूँ। और मैं आजकल दुकान में ऐसा भी आ गया हूँ। मैं बैटरी से चार्ज होता हूँ, फिर लाइट जाती है तो फिर भी जले रहता हूँ। और जब लाइट जाती है तो मैं भी बंद हो जाता हूँ और मैं बिजली से चलता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आप आज के हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी थे। तो अब मैं आमंत्रित करूंगी अमिताक्ष पाठक जी, कक्षा 8, पुरोला, उत्तरकाशी। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अमिताक्ष पाठक है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अमिताक्ष जी, तो आदरणीय उत्तरकाशी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अभी 8 कार्यशाला है, जिसमें मैं रोटी को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हाँ, बनाया जाता है। इन सभी अनाजों को पीसकर बनता है, उसे आटा कहते हैं। आटे को पीसने की मदद से गूंथकर उसे मुझे बनाया जाता है। मैं भारत में ज्यादातर घरों में रोज बनाई जाती हूँ। कई लोग मुझ पर घी लगाकर मुझे खाना पसंद करते हैं। मेरी कीमत गरीब लोग ज्यादा जानते हैं। वे मुझे कभी भी बर्बाद नहीं करते, ना ही बीन में फेंकते हैं। जबकि अमीर लोग मुझे मेरी कोई कदर ही नहीं करते। वे मुझे रोज बिना जरूरत के बनाते हैं और बीन में फेंक देते हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे बर्बाद ना करे और मैं सब तक आसानी से पहुँच सकूं, ताकि कोई भूखा ना रहे। इसके लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। बच्चों को यह बताना पड़ेगा कि अनाज पैदा करने वाले किसानों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और उस अनाज को खरीदने के लिए उनके माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं। इस प्रकार जब बच्चे रोटी का महत्व समझेंगे, तब वह उसे बर्बाद नहीं करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, आभार। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय मंगल कुमार जैन जी, हम बच्चों को आपसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की 1185वीं कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ऑनलाइन कार्यशाला बाल प्रेरी की एक बहुत बड़ा मंच बन चुका है। आज के इस कार्यशाला में संरक्षक महोदय आदरणीय श्याम पल्लव पांडे जी का मैं आदरणीय आकाश सारस्वत जी, शिक्षा उप निदेशक महोदय उत्तराखंड जी का आशीर्वाद बच्चों को निरंतर मिलता है। आपको प्रणाम निवेदन करता हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी सुंदर समीक्षा से सभी का उत्साह करते हैं। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि
पांडे जी के लिए कहा जाता है, या मुख्य स्तंभ हैं इस कार्यशाला के। मैं हर बार ये कथन जरूर कहता हूं कि 4 स्तंभ हैं आदरणीय संपादक महोदय उदय किरोला जी, श्याम पलट पांडे जी और अशोक कुमार नेगी जी, आदरणीय आकाश सारस्वत जी। आप चारों खंभों पर ये बाल प्रहरी एक मजबूत भवन के रूप में उभर रहा है, जो बच्चों को विविध कार्यशालाओं के माध्यम से उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ में चरित्र निर्माण करने की ओर भी अग्रसर हो रहा है। बच्चों को बड़ों को कैसे संबोधन करना चाहिए, छोटों से कैसे प्यार से बात करके उनको बुलाना चाहिए, बहुत सारी धैर्य से कार्यशाला का संचालन करना, बहुत सारी बातें गुण अनायास बच्चों में इस कार्यशाला के माध्यम से आ रहे हैं। आज के विशिष्ट अतिथि की रूप में हमारी इस कार्यशाला में कुमारी वृंदा कक्षा 8 नन्ही बालिका ने बहुत अच्छा अपना आत्मकथा का वाचन किया। अध्यक्षता कर रही नेहा जी कांडपाल कक्षा 12 का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। संचालन कर रही कुमारी पाखी जैन कक्षा 8 में पढ़ रही है, जो 100वीं कार्यशाला से इसके साथ जुड़ी हुई है और उस समय कक्षा 3 में पढ़ती थी। आज पढ़ते पढ़ते कक्षा 8 में आ गई है और तब से इस ऑनलाइन कार्यशाला के माध्यम से काफी कुछ उसमें बदलाव आया है, बोलने का आत्मविश्वास आया है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि बाल प्रहरी कार्यशाला के माध्यम से जो बिटिया पाखी है उसने बहुत अधिक अपने अंदर बोलने का आत्मविश्वास पैदा किया है। ये जो मंच है पूरे देश के बच्चों के लिए निःशुल्क कार्य कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज कोई भी अपना समय इस तरह से देने के लिए तैयार नहीं होता है। ग्रीष्मावकाश में अभी कई सारी कार्यशालाएं कई जगह पर चल रही है, उसका बहुत ज्यादा शुल्क वसूल किया जाता है, लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ उदय किरोला जी को और आप सभी को इस ऑनलाइन कार्यशाला के माध्यम से बच्चों को वर्ष भर, ग्रीष्मावकाश ही नहीं, वर्ष भर निरंतर कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों को विविध प्रकार के कार्यक्रम दे करके, जिसमें बच्चे हिंदी साहित्य के साथ में सामान्य ज्ञान, संस्कृत भाषा, श्लोक, गणित की कार्यशालाएं, अनन्य कार्यशालाओं के माध्यम से सभी विषयों को छूने का प्रयास उदय किरोला जी करते हैं। आज मुझे इस कार्यशाला में 100वीं कार्यशाला से लेकर के 1185वीं कार्यशाला तक निरंतर इससे जुड़ने का अवसर मिलता रहा। मेरे लिए भी अपने आप में गौरव की अनुभूति है। मैं बाल प्रहरी के लिए शुभकामना करता हूँ, बाल प्रहरी पत्रिका के लिए भी शुभकामना करता हूँ। इस कार्यशाला के माध्यम से जुड़ने वाले सभी बच्चों के लिए भी शुभाशीष करता हूँ कि वो अपने जीवन में एक अच्छे नागरिक बनकर के, सुनागरिक बनकर के उभरें और बाल प्रहरी का नाम रोशन करें। मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। मुझे आज मुख्य अतिथि के रूप में अवसर प्रदान करके आपने जो स्नेह प्रदान किया उसके लिए आभारी हूँ। निरंतर आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और इस बाल प्रहरी को आगे ले जाते रहें। बच्चों को मनोरंजन के साथ में चरित्र निर्माण की ओर जो आप ये कार्य कर रहे हैं उसकी मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। आप निरंतर करते रहें, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करूंगी लक्षिता जी कक्षा 4 डीडी हाट पिथौरागढ़। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? जी दीदी, उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मेरा नाम लक्षिका है, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम ग्लोरियर इंटर कॉलेज डीडी हाट है। मेरे स्कूल का नाम मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम पिथौरागढ़ है। मैं आज आप लोगों के सामने छात्रा की आत्मकथा प्रस्तुत करना चाहूंगी।
मैं एक छाता हूँ, छोटा हूँ लेकिन बहुत उपयोगी हूँ। पूरे विश्व में मेरा लोग उपयोग करते हैं। वर्षा ऋतु में मेरे बगैर कोई अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता है। मैं छोटे बड़े रंग बिरंगी अनेक रूपों में मिलता हूँ। अपनी सुविधा अनुसार भी आप मुझे छोटे करके अपने थैले में डाल सकते हैं, तो कभी आप मुझे छड़ी के तरह उपयोग कर सकते हैं। भारत में मेरा प्रचलन 21वीं सदी के अंत में हुआ। माना जाता है कि मेरा आविष्कार चीन में हुआ था। इसके बाद अपनी उपयोगिता के कारण मैं धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने लगा। चीन में शुरू में धूप से बचने के लिए मेरा उपयोग करते थे। इसके बाद मुझ पर मोम की परत चढ़ाकर बरसात में मेरा उपयोग करने लगे। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने इतनी छोटी सी उम्र में बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं आमंत्रित करूंगी यशस्वी जोरी जी, कक्षा 7 अल्मोड़ा से। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी, समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसे कि एक आत्मकथा वाचन कार्यशाला है, तो मैंने बाल प्रहरी पर उसकी आत्मकथा लिखी है, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा नाम बाल प्रहरी है। मैं एक ऐसा माध्यम हूँ जिसे बच्चों को अच्छे संस्कार, अनुशासन और देशभक्ति की भावना सिखाने के लिए बनाया है। मेरा जन्म स्कूली वातावरण में हुआ, जहाँ शिक्षक और छात्र ने मिलकर मुझे आकार दिया है। मेरा उद्देश्य है कि मैं विद्यालय में बच्चों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर सकूं। मेरे माध्यम से बच्चे अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना को अपनाते हैं। मैं किसी एक का नहीं, सभी बच्चों का हूँ, इसीलिए मेरा नाम बाल प्रहरी पड़ा है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, कभी बच्चों की हंसी तो कभी उनकी मासूम शरारतें। कभी मैं मंच पर बच्चों के साथ भाषण देता हूँ, तो कभी झांकी और रैली में आगे आगे चलता हूँ। मेरा जीवन सेवा और संस्कारों से जुड़ा है। मुझे गर्व है कि मेरे कारण कई बच्चों ने अपने भीतर छिपे नेतृत्व और प्रतिभा को पहचाना है। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा अपने अंदर के बाल प्रहरी को जगा सके और समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभा सके। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर मेरे आधार स्तंभ है। मेरे ऑनलाइन प्रारूप के आविष्कारक श्री उदय किरौला सर मेरे ऑनलाइन प्रारूप का आविष्कार श्री उदय किरौला सर ने कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने हेतु किया था। मैं एक प्रहरी हूँ, नन्हा पर संकल्पवान। बालों की सुरक्षा का मैं हूँ प्रहरी। उदय किरौला ने किया यह कार्य भारी। सपनों की दुनिया में खुशियां लाता हूँ, बाल प्रहरी बन बच्चों का सहारा बनता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करूंगी अहम कुमार जी, कक्षा 10 बड़वानी मध्य प्रदेश। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत। जी धन्यवाद। जी, मेरा नाम अहम कुमार है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएमसी केंद्रीय विद्यालय बड़वानी है। जैसे कि आज हम सभी को पता है कि हमको बहुत सारे विषय दिए गए थे, उनमें से एक विषय को चुनकर उसके ऊपर उसकी आत्मकथा लिखनी थी। तो मैंने मेरा विषय चुना था बादल। तो मैं आपको बादल की आत्मकथा सुनाता हूँ, जो मैं हूँ। मैं बादल हूँ,
आसमान में सैर करते करते मैं आपको अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ। मेरा जन्म सागर में भाप के रूप में हुआ। उस समय मैं बहुत हल्का था। हल्का होने के कारण मैं ऊपर उठने लगा। हवा अपनी गोद में बिठाकर मुझे आसमान में ले गई। खुले आकाश में पहुंचने पर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहाँ ठंड बहुत थी। ठंड पर पाकर मैं पानी की बूंदों में बदल गया। पानी की बूंदों में बदल गया। देखते ही देखते बहुत सी बूंदें एक साथ जमा हो गई। तब मैं बादल कहलाया। आकाश में मेरे बहुत सारे बादल भाई थे। हमने आकाश में खूब सैर करी। हमारे बीच दौड़ने की प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें मेरा स्थान दूसरा आया। एक दिन हम सब पर निकले थे। हमने धरती को बहुत दुखी देखा। वह बहुत प्यासी थी। उसका दुख हमसे देखा ना गया। हमने बरसने का निश्चय किया। सोचा कि धरती के सुख में ही हमारा मिटना निश्चय है, और हम मिटेंगे तो हमें संतुष्टि मिलेगी। और बादल बूंद बन करके वापिस सागर में मिल गए, और उनकी यही प्रक्रिया चलती रही। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय श्याम पलक पांडे जी सर, सेवानिवृत्त आयकर अधिकारी, गुजरात अहमदाबाद से, आपसे आशीर्वचन हेतु निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पाखी जैन। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन, और आपने जैसा बताया कि आपका ये 19वां अवसर है संचालन। लेकिन संचालक के रूप में आप बहुत दिनों बाद जुड़ी। कम से कम 1 महीने, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार अवश्य जुड़ा करिए और मांग करके करोड़ा जी से संचालन लीजिए, तो देते हैं संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने प्रिय विषय पर आत्मकथा हमें सुनाएं। पाखी जी। जी, आभार। तो मैं अपनी आत्मकथा प्रस्तुत करूंगी, जिसका शीर्षक है जूता। मैं हूँ एक जूता। आप तो मुझे जानते ही होंगे, आखिर भूल कैसे सकते हैं? मेरे बिना तो आपको कोई काम ही नहीं चलता। स्कूल जाओ, कहीं घूमने जाओ, शादी में जाओ, कहीं भी जाओ, आप मुझे पहने बिना तो एक कदम भी नहीं रख सकते। मैं हमेशा आपके चरणों में रहता हूँ, आपकी हमेशा सेवा करता हूँ, लेकिन कभी भी कोई शिकायत नहीं करता। मेरा हमेशा एक जुड़वा भाई रहता है। हम दोनों हमेशा साथ रहते हैं। कुछ भी हो जाए, हम कभी अलग नहीं होते। हम दोनों का प्रेम बहुत मजबूत है, क्योंकि अगर हम अलग हो गए तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है। आखिर कोई एक जूता पहन के कैसे जा सकता है? मैं अलग अलग तरह का आता हूँ, अलग अलग रंगों में आता हूँ, अलग अलग साइज में आता हूँ। लड़कों और लड़कियों के लिए भी अलग अलग आता हूँ। मैं आपके पाँवों को गंदा होने से बचाता हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगा मेरे जन्म के बारे में। मेरे पिताजी के बारे में तो मैं नहीं जानता, पर मेरा जन्म 7000 या 8000 ईसा में हुआ था। प्राचीन समय में मुख्य रूप से मैं सेज ब्रेश, जो एक पौधा है, उसकी छाल से या चमड़े से मैं बनता था। और आज के समय में मैं कपड़े, रबड़, प्लास्टिक आदि चीजों से बनता हूँ। अब मैं आपको अपनी पसंद या नापसंद के बारे में बताऊंगा। मुझे सबसे गंदा मौसम बारिश लगता है, क्योंकि उस समय मैं पूरा गीला हो जाता हूँ और गंदा भी। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलता और आपके पाँवों को हमेशा सुरक्षित रखता हूँ। जब भी मैं टूट जाता हूँ, तो कुछ लोग तो मुझे फेंक कर नया खरीद लेते हैं। तब मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने इतने साल आप लोगों का ध्यान रखा, लेकिन अंत में आपने मुझे फेंक दिया। लेकिन कुछ लोग, अगर मैं टूट जाऊं तो मेरा इलाज करवाने के लिए मोची के पास ले जाते हैं और मुझे सही करवाकर फिर से उपयोग लेते हैं। तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत से बच्चे मुझसे डरते हैं, क्योंकि जब भी वे मस्ती करते हैं तो उनकी मम्मी कहती है कि मस्ती करी तो चप्पल से मारूंगी।
तो मैं उन सभी अभिभावक से निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों को इस तरह ना डांटे और मेरा खौफ उन तक ना पहुंचाए। मैं सभी को प्यार से रखता हूँ और सभी के पाँव को सुरक्षित रखता हूँ और अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलता। तो इसी के साथ धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। और आपने बताया कि जूते का आविष्कार आज से 7-8 हजार साल पहले हुआ था और पहले लोग पेड़ की छाल या और किसी चीज के जूते बना के पहना करते थे। धीरे 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 आज तो किस्म किस्म के जूते बन रहे हैं और उसमें एक क्रांति आ गई। बहुत सुंदर आपने। और सबसे बड़ी चीज है, जूते हमारे पैरों की रक्षा करते हैं। हम बिना जूता पहने निकल ही नहीं सकते। फैशन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। तरह तरह के जूते आ रहे हैं, चमकीले जूते, रंग बिरंगे जूते और इस तरह से चप्पल, सैंडल्स, सभी भाई बहन है जूते उसी समुदाय में आते हैं। बहुत शानदार प्रस्तुत, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता हूं सुंदर संचालन के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए और आत्मविश्वास के लिए आपको। आज के हमारी इस आत्मकथा वाचन कार्यशाला जो कि एक लंबे अरसे बाद हो रही है, इसमें कुल 14 बच्चों को प्रतिभाग करना था और सबने एक से एक सुंदर आत्मकथाएं सुनाई। 3 बच्चों ने तो बाल प्रहरी पर आत्मकथा सुनाई, लेकिन उसमें से एक प्रतिभागी ही सही डोर पकड़ पाया, सही लाइन पर चल पाया कि मैं बाल प्रहरी हूं। आपको इस तरह से शुरू करना है जैसे मैं बाल प्रहरी हूं। मेरा जन्म ऑनलाइन कार्यशाला के रूप में कोरोना काल में हुआ और अगर पत्रिका आप ले रहे हैं तो मेरा जन्म पत्रिका के रूप में 2003 में हुआ और तब से मैं निरंतर साल में 4 बार प्रकाशित होकर के बच्चों के हाथों में पहुंच रही हूँ। बच्चों की कहानियां, बच्चों की कविताएं, बच्चों के लिए चुटकुले, बच्चों के लिए पहेलियां, सब कुछ मैं प्रस्तुत करती हूँ। मैं मनोरंजन से भरी हुई। तो इस तरह से बच्चों ने बहुत सुंदर प्रयास किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सबको। हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी धार्मिक तिवारी हैं जो कक्षा 3 के छात्र, जिन्होंने बल्ब की आत्मकथा सुनाई और बल्ब के आविष्कारक का नाम भी बताया। थॉमस एडिसन अल्वा करके थे और लक्षिता ने छाता की आत्मकथा सुनाई। बड़े हाव भाव के साथ सुंदर ढंग से कक्षा 4 की छात्रा हैं, उनका भी मेरे ख्याल से बहुत कम जुड़ी है इन कार्यशालाओं से, लेकिन हाव भाव के साथ जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुति दी वो प्रशंसनीय। सभी बच्चों ने प्रशंसनीय प्रस्तुतियां दी। अब ये तो छोटे बच्चे हैं, इसका मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन सबने दी अच्छी प्रस्तुतियां। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। छोटे बच्चे विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं क्योंकि वो कम जुड़ते हैं और जब जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दे जाती हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी नेहा कांडपाल कर रहे हैं जो कक्षा 12 की छात्रा हैं, बागेश्वर से। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपने प्रिय विषय पर आत्मकथा भी हमें सुनाएंगी। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि हमारी वृंदा है जो कक्षा 8 की छात्रा है कनखल हरिद्वार से। वृंदा जी को महारत हासिल है आत्मकथा कहने में, लिखने में और उसका वर्णन करने। उनकी एक अलग शैली, अलग अंदाज है और इसलिए लोग उनके प्रशंसक हैं। मैं उन्हें विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बधाई देता हूँ, उनके सुंदर वक्तव्य के लिए बधाई देता हूँ। उन्होंने टीवी पर आत्मकथा, टीवी की आत्मकथा बताई। पहले टीवी कैसे आया, किस रूप में आया। पहले ब्लैक एंड व्हाइट होता था और श्वेत श्याम जिसे कहते हैं, और धीरे धीरे कलर होने लगा। आज तो टीवी में बहुत सारे गुण आ गए। तो बहुत सुंदर आत्मकथा। बहुत बहुत हार्दिक बधाई वृंदा जी को, एक तो विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, शानदार वक्तव्य के लिए और सुंदर प्रस्तुत के लिए, तीनों के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय परमादरणीय श्री मंगल कुमार जैन जी हैं जो उदयपुर राजस्थान से हैं और एक नवाचारी शिक्षक। आपने जैसा बताया इन कार्यशालाओं से
पहले से जुड़ते आ रहे हैं। आपने पहली बार स्वयं कार्यशाला से आप भी जुड़े थे और आपकी बेटी पाखी जैन भी जुड़ी थी, जो कक्षा 8 की छात्रा है। और पाखी जैन ने तो उसके बाद से अनेक संचालन किए, अनेक बार जुड़ी, और हमें तब याद है जो इनोसेंस थी प्राकी की प्रस्तुतियों में, वो अब बहुत कम बच्चों में दिखाई देती है। जो जो बच्चे बड़े होते जाते हैं वो थोड़ा ज्यादा सजग हो जाते हैं और उनमें वो नैसर्गिक सौंदर्य उनकी प्रस्तुतियों में नहीं रहता। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने इन बाल पीढ़ी के कार्यशालाओं की प्रशंसा की और बताया कि बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। जो बच्चा इनसे एक बार जुड़ लेता है, उसकी बोलने की झिझक हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। वो कहीं भी शानदार प्रस्तुत दे सकता है, अपने विद्यालय में, विद्यालय से बाहर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, और इस कार्यशाला से जुड़ने वाले बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। और ये सारा कार्य आदरणीय किरोला जी निःशुल्क कर रहे हैं। वन मैन आर्मी है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा की, संचालन की सराहना की, और उनकी बेटी पाखी जैन ने इतना सुंदर संचालन किया है कि एक पिता का सीना गर्व से भर जाता, उसका भाल गर्व से उन्नत हो जाता जब उसकी बेटी इतनी शानदार प्रस्तुति दे। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से बच्चों का, इन्हें हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मक विकास लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कोरोना काल में इनका उदय हुआ था और तब से लगातार ये चलती जा रही है और आज 1185वां पड़ाव है उनका। धीरे धीरे 1200 में कीर्तिमान की को पार करने के करीब पहुंच गए। आदरणीय शास्त्री जी बच्चों के संदर्भ में हमेशा इस बात को जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। पढ़ाई से ही एक रंग राजा बनता है, इसलिए हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है। पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है। अपने विद्यालय में अगर पुस्तकालय है तो वहां से महापुरुषों की जीवनी है, महापुरुषों के विचार हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, उनको जारी कराकर ले आए, इशू कराकर ले आए, पढ़ें और महापुरुषों की जीवनी में जो अंश हमें प्रभावित कर रहे हैं उनको अपने जीवन में उतारें। धीरे धीरे आचरण में उतारेंगे तो देखेंगे कि हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। मैं आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़े। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व तो संभाल रखा है। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक और मार्गदर्शक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। उनके आशीर्वचन को बच्चों को ही नहीं, हम सबको, बड़ों को भी रुककर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नई बात, नया विश्लेषण, नई सीख होती है, जिसको सुनकर हम निश्चित रूप से लाभान्वित हों। एक बार पुनः उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय जगदीश जी,
आदरणीय सुमन श्रीवास्तव जी जामो मिर्ची उत्तर प्रदेश से, आदरणीय नेहा कोहली जी मैडम, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय उमाकांत पाल मैडम, आदरणीय आदर्श सिंह जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम बड़वानी मध्य प्रदेश से, आदरणीय शोभा जोशी मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और आज बच्चों ने जैसा कि आत्मकथाएं बहुत सारी चीजों के बताई, तो अभिभावक वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो बच्चों को स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर ये सब मुहैया कराते थे, वाईफाई सुविधा कराते हैं, एकांत कक्ष कराते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं कि पूरा पूर्वाभ्यास करके, रिहर्सल करके इन कार्यशालाओं से जुड़ें और अपनी प्रस्तुतियां दें। और अपने बच्चे की शानदार प्रस्तुत देख करके उनका मन प्रसन्नता से खिल उठता है, भर जाता है प्रसन्नता से, आप्लावित हो जाता है। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारविंद और प्रेरणा पुरुष तथा ऋषियों का जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातःकाल 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। किरोला जी इन कार्यशालाओं को बच्चों के लिए कैसे बहुआयामी कार्यशालाएं हो जाएं, कैसे बच्चों का अधिक से अधिक कल्याण हो, बच्चों का कैसे अधिक अधिक बहुमुखी विकास हो, इसी कार्य को अंतिम रूप देते हैं। इसी में एक तरह से शोध करते रहे, रिसर्च करते रहे। मैं किरोला जी के इन प्रयासों को कोशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही प्रिय पाखी जैन को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पाखी जी। जी, आभार। आपने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। आपके आभार प्रदर्शन से हमें पता चलता है कि हमने किस तरह की प्रस्तुति दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आज की अध्यक्षता कर रही बहन नेहा कांडपाल जी, कक्षा 12 उत्तराखंड से। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर है। तो आज की इस बाल पहरी के 1185 ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करने से पहले सबसे पहले आदरणीय उदय किरोला सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी बार अध्यक्ष बनने का मौका दिया। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मंगल कुमार जैन जी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुर्की, उदयपुर, राजस्थान से। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप हमारे साथ इस पटल पे जुड़े और आपने हमें काफी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हमारे सामने रखी और हम सभी बच्चे काफी उससे लाभान्वित हुए। तो सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी वृंदा, कक्षा 8, स्वामी हरिनगर पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार से। आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही बहन। आपने बहुत अच्छा हमें यहाँ पे टेलीविजन के बारे में बताया। आपकी प्रस्तुति, आपकी बेहतर प्रस्तुति के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और अभिनंदन करती हूँ आपका। और आज के मंच का काफी बेहतर ढंग से संचालन कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी पाखी जैन, कक्षा 8, एमडीएम सेकेंडरी स्कूल उदयपुर, राजस्थान से, जो कि काफी अच्छा संचालन कर रही है और उन्होंने काफी अच्छी प्रस्तुति भी हमारे सामने रखी। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े श्री आकाश शास्त्री सर जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून से, जो कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में रोज जुड़ते हैं और हमें काफी अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने प्रस्तुत रखते हैं। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और श्री श्याम पटेल पांडे सर, वरिष्ठ साहित्यकार, पूर्व आयकर, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जो आज आप
जो रोज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और हम सभी बच्चों को काफ़ी मोटिवेट करते हैं अपनी बात से। और श्री अशोक कुमार नेगी जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जो कि आप हम सभी बच्चों का काफ़ी अच्छे ढंग से मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं, जैसे कि आज की ये कार्यशाला आत्मकथा वाचन कार्यशाला थी, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि आत्मकथा होती क्या है। आत्मकथा एक ऐसे व्यक्ति द्वारा स्वयं के जीवन की कहानी होती है, जिसे वह व्यक्ति खुद लिखता है। जैसा कि आज की आत्मकथा कार्यशाला में हमें खुद के पसंदीदा टॉपिक चुनने थे, जो हमें सर ने बताए थे, और हमें उस टॉपिक पे खुद को रख के देखना था कि हम उस जगह पे किस ढंग से, अगर हम उस जगह पे होते तो हम कैसे उस पे आत्मकथा लिखते। हम खुद को निर्जीव चीज़ों से, ज़्यादातर उसमें निर्जीव चीज़ें थी, उनसे तुलना करनी पड़ती थी हमको, और उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद, ये सारी बातें उसमें सामने आई। और आज के इस कार्यक्रम में जुड़े कुछ मेरे छोटे भाई-बहन, जिन्होंने काफ़ी अच्छा बोला। वृंदा, जिन्होंने टेलीविज़न के बारे में बताया, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मनसिता शर्मा, जिन्होंने बाल पहरी के बारे में बताया, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और नीलाक्षी कलोनी, उन्होंने भी बाल पहरी के बारे में बताया। रागिनी, जिन्होंने ट्रॉफी के बारे में बताया। अनेरी पूछा, जिन्होंने फास्ट फूड के बारे में बताया। लावण्या, जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में बताया। धार्मिक तिवारी, जो कि इस कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी थे, और उन्होंने बल्ब के बारे में बताया। और यशस्वी, जिन्होंने बाल पहरी के बारे में बताया। और अहम, जिन्होंने बादल के बारे में बताया। मुझे काफ़ी अच्छी लगी इन सभी की प्रस्तुति, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस कार्यक्रम से जुड़ के। और अब मैं इसके बाद अपना जो मैं टॉपिक के बारे में मैं बताना चाहूँगी, वो बताऊँगी। और मेरा जो आत्मकथा है, उसका शीर्षक है मेरा स्कूल। प्यारे बदमाशों से लेकर गरजते युवाओं तक, एबीसीडी से लेकर आइंस्टाइन की किताब तक, प्रतियोगिताओं के रोचक मार्ग से लेकर पढ़ाई व मौज मस्ती की दुनिया तक, अंधकार से ज्ञान तक, पवित्र स्थान केवल एक विद्यालय है। मासूमियत, ज्ञान, मौज मस्ती, शिक्षा और सिखाने का स्थान, एक ऐसा स्थान जो विद्यार्थी के जीवन में अमर है। एक ऐसा स्थान जो उसके भविष्य को गढ़ता है, वो है स्कूल, विद्यालय। मैं विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना हूँ। मेरे विद्यालय, और जिसका संधि विच्छेद निकलता है विद्याधन आलय। विद्याधन आलय, और जिसका हिंदी अर्थ निकलता है विद्या का घर, या पढ़ने लिखने का स्थान। मैं भी शिक्षा का मंदिर हूँ, जहाँ की देवी है माँ सरस्वती। मैं बच्चों का दूसरा घर भी हूँ। सालों सालों से मैं यहाँ खड़ा हूँ और अशिक्षित को शिक्षित कर रहा हूँ। कुछ बच्चों के लिए मैं उनके आंखों का तारा हूँ, जबकि कुछ बच्चों के लिए मैं कहर का तारा हूँ। बच्चे मुझसे अपने परिवार के समान मानते हैं। मैं कई वर्षों से कई अलग-अलग बच्चों और शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ रहता हूँ। यहाँ कई विद्वान शिक्षक और विदुषी शिक्षिकाएं मिलकर प्यारे-प्यारे बच्चों को ज्ञान अर्पित करती हैं। मैं विद्यालय किसी भी बच्चे के जीवन में अपने बचपन से ही आ जाता हूँ, और फिर बचपन से किशोरावस्था तक उसके साथ रहता हूँ। अर्थात मैं किसी भी बच्चे में से अधिकतर कक्षा 1 से कक्षा 12 तक उसके साथ रहता हूँ। फिर मैं किसी भी 12वीं पास बच्चे के लिए जीवन में आमतौर पर एक महाविद्यालय में परिवर्तित हो जाता हूँ। मुझे काफ़ी बुरा लगता है जब 12वीं का बच्चा मुझसे दूर होता है। जहाँ एक तरफ उस वक़्त पूरा स्कूल परिवार खुश होता है कि उनके पढ़ाई-लिखे बच्चे अब अपने भविष्य में आगे बढ़ने जा रहे हैं, परंतु वहीं दुःख भी होता है, क्योंकि वो अब उस विद्यालय का हिस्सा नहीं रहेंगे करके। तो इसको देखकर कभी-कभी मैं काफ़ी दुःख करता हूँ, और पर कभी-कभी मुझे भी इस बात पर खुशी होती है कि अगर वो बच्चे सफल हो गए, तो कहीं न कहीं मेरा नाम भी इसमें आएगा। तो फिर इसी खुशी-खुशी के साथ मैं उन्हें विदा कर देता हूँ। और इतनी थी मेरी प्रस्तुति, और मैंने ये टॉपिक इसलिए भी चुना क्योंकि अभी मैं कक्षा 12 में पढ़ रही हूँ, और मुझे भी लगता है कि हाँ, हमको तब बुरा लगेगा जब हमको इस विद्यालय को छोड़कर जाना पड़ेगा। और मतलब मैंने खुद को इस जगह पे रखकर इस बारे में लिखा, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं आप सभी तक अपनी बात पहुँचा पाई कि मुझे काफ़ी बुरा लगेगा जब मैं 12th के बाद विद्यालय को छोड़ के जाऊँगी, जहाँ से हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है, और जहाँ से कि हमें विद्यालय में आगे जीवन में सफल होने के लिए कि हम कैसे सफल हों, इस बारे में भी काफ़ी सारी बातें मिलती हैं। वहीं हमारे जीवन की सबसे मजबूत पहरी होती है, जैसे कि अगर अगर हमारी नींव मजबूत होगी, तो मकान वैसे ही मजबूत बन जाता है। अर्थात अगर हम अभी अच्छे से पढ़ लिख लेंगे, तो हमारा जीवन सक्सेस ज़रूर होगा। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप भी अपनी विद्यालय शिक्षा अच्छे से पूर्ण करें, और अपने जीवन में काफ़ी अच्छे ढंग से अपना भविष्य उज्ज्वल बनाएँ। धन्यवाद।
जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने विद्यालय के अपने आप को विद्यालय मानकर आपने बताया। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करूंगी। अर्चित सिंघवी जी, उदयपुर, राजस्थान। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी बहन, सभी को नमस्कार। मैं अर्चित सिंघवी, कक्षा 10, उदयपुर, राजस्थान से। मैं आज इस आत्मकथा कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति पानी पर रखूंगा। मैं पानी हूँ। मैं वह हूँ जो जीवन की प्यास बुझाता हूँ और हर रूप में मौजूद हूँ। मेरा कोई निश्चित आकार नहीं। मैं बहता हूँ, जमता हूँ और भाग भी बन सकता हूँ। मैं हर जीव के लिए अनिवार्य हूँ। अगर कोई मुझे ग्रहण ना करे तो वह उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मैं हर जीव का अधिकांश हिस्सा मैं ही हूँ। यहाँ तक कि यह पृथ्वी का भी अधिकांश हिस्सा मैं ही हूँ। मैं तुम्हारी प्यास बुझाता हूँ, तुम्हारे भोजन को उगाता हूँ और तुम्हारे उद्योगों को चलाता हूँ। मेरा जन्म बादलों में हुआ, जहाँ बादल भाप बन के उड़ते हैं, पानी के भाप बन के, और वहाँ वो आकाश में होते हैं। तो वहां पर मेरा जन्म हुआ और मैं वापस धरती पर आया। तब मैं नदियों में आया और मेरा इस्तेमाल किया गया। लोग मुझे अपने घर ले जाते, कुएं में आया मैं, उससे अपनी प्यास बुझाते हैं। और आजकल मैं नाराज भी हूँ, क्योंकि आजकल बच्चे बूढ़े सभी मेरा दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हें पता है कि मैं एक न एक दिन खत्म हो सकता हूँ, मेरी फिर भी चिंता नहीं करते। वह फिर भी बेफालतू के पानी को बार बार नीचे गिराते हैं, बहुत पानी उपयोग करते हैं। जब ब्रश कर रहे होते हैं तब नल चालू रहने देते हैं, और बहुत सी बार और हमेशा कभी भी पानी की परवाह ना करते हैं। जहाँ पानी फेंकते हैं उसको बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। और सरकार भी कहीं पाइपलाइन वो होती है, उसको भी सुधारने में बहुत समय लगा देती है। बहुत सी पाइपलाइन कहीं फूट जाती है तो उसे एक दिन तक तो वो बहता ही रहता है पानी, और उससे पूरी सड़क पर पानी ही पानी हो जाता है और मैं बहुत वेस्ट हो जाता है। मेरी सबसे यही विनती रहेगी कि मुझे आप जितनी हो सके उतनी सावधानी से इस्तेमाल करें, क्योंकि जब मैं अगर खत्म हो गया तो आपको जीना बहुत मुश्किल होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम रखता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने बताया कि हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। संरक्षक आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी, डाइट, खंडवा, मध्य प्रदेश, आपसे आशीर्वचन हेतु निवेदन है। क्या आप हमारे साथ उपस्थित हैं? जी पाखी जी, जो शेष बचे हुए हमारे जो मित्र हैं वो सब लोग हो गए? जी, आपकी सूची में सब दोस्त आ गए? जी सर। चलिए, तो बचे हुए साथी जो हैं वो सब, उनकी प्रस्तुतियां सभी की हो चुकी हैं। मैं पाखी जैन जी को बहुत सारी बधाइयां देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज आपने बहुत ही सुंदर शानदार संचालन किया आज की कार्यशाला का। आत्मकथा वाचन कार्यशाला बालपरी का 1185वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि स्वीकार करते हुए मंच आसीन है आदरणीय श्री मंगल कुमार जैन जी, जो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुपड़ी, उदयपुर, राजस्थान से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आदरणीय मंगल कुमार जैन जी। आप निरंतर बालपरी मंच पर जुड़ते हैं और बालपरी से आपका अच्छा प्रगाढ़ स्नेह है। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। बालपरी मंच पर परिवार से सभी बच्चे जुड़ते हैं, उसके लिए भी हम आपका अभिनंदन करते हैं और साधुवाद प्रेषित करते हैं। आज की कार्यशाला में आपने
पूरे समय अपनी सक्रिय सहभागिता कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उनकी प्रस्तुतियों की सराहना की। इसके लिए हम एक बार पुनः आपको धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन कुमारी वृंदा जी, जो स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनखल हरिद्वार से कक्षा 8 की विद्यार्थी, आपका भी बहुत अभिनंदन। आज की कार्यशाला के अध्यक्षता करने वाली हमारी मित्र नेहा कांडपाल जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से हैं, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। आज एमडीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 8 की विद्यार्थी, जो उदयपुर राजस्थान से हैं, कुमारी पाकी जैन जी, सुंदर और सुगढ़ संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे हुए संचालन के लिए और उत्साहवर्धित संचालन के लिए और आपकी प्रस्तुति के लिए आपको हम दुगनी बधाइयां देते हैं और टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में मंत्रिता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, नीलाक्षी कलोनी जी चंपावत से, रागिनी सिंह जी उधम सिंह नगर से, अर्चित सिंघवी जी राजस्थान उदयपुर से, अनेरी पोद्दार जी मध्य प्रदेश इंदौर से, लावण्या देवतला जी ताड़ी खेत अल्मोड़ा से, धार्मिक तिवारी जी कक्षा 3 अल्मोड़ा से, अमिताक्ष पाठक जी पुरोला उत्तरकाशी से, लक्षिका जी कक्षा 4 पिथौरागढ़ से, यशस्वी जोशी जी अल्मोड़ा से और अहम कुमार जी बड़वानी मध्य प्रदेश से। आज आपको जो अपनी पसंद की विषय वस्तु थी, उसको ध्यान में रखते हुए आत्मकथा का वाचन करना था और आत्मकथा वाचन कार्यशाला में आपने अपने स्वयं के द्वारा आत्मकथा का पहले लेखन किया और उसके बाद में आपने उसका वाचन किया। वास्तव में आत्मकथा अपने आप में एक अनूठी विधा है दोस्तों। आत्मकथा जिसको यदि हम शाब्दिक रूप में देखें तो स्वयं के बारे में कुछ कहना, स्वयं के बारे में कहानी गढ़ना, स्वयं का एक प्रकार से रिव्यू करना, स्वयं का समीक्षात्मक अध्ययन करना, स्वयं का आत्मावलोकन करना, स्वयं का अवलोकन करना, स्वयं का निरीक्षण करना, स्वयं के अंदर झांकना, इतनी सारी चीजें आत्मकथा के अंदर आती हैं। और यदि हम बारीकी से देखें तो बहुत चीजें निकल के आती हैं। आपने जो आत्मकथाएं प्रस्तुत की हैं उनमें वो सब चीजों का दर्शन मुझे दिखाई देता है। चाहे आप कंप्यूटर के बारे में बता रहे थे, चाहे आप जूते के बारे में बता रहे थे या पुस्तक के बारे में बता रहे थे, तो जितनी भी आत्मकथाएं, मैं विद्यालय हूँ, तो ये जो आत्मकथा होती वास्तव में हम उसके जो विषय वस्तु है उसके अंदर डूब जाते हैं, हम स्वयं वो बन जाते हैं। हम स्वयं ऐसा महसूस करते हैं कि हम ही विद्यालय हैं, हम ही बल्ब हैं, हम ही रोटी हैं, हम ही स्कूल हैं, हम ही अखबार हैं, हम ही बाल प्रहरी हैं। तो ये सब चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं। जब आपने मैं बाल प्रहरी हूँ, तो बाल प्रहरी के अंदर आपने डूब कर उसका जो वाचन किया कि मेरा जन्म कब हुआ, मैं क्या क्या करती हूँ, मेरा प्रकाशन कैसे होता है, मुझे कौन प्रेरित करता है, मेरे माध्यम से किसको फायदा हो रहा, कौन लाभ उठा रहा है, कौन कौन लोग मुझे संचालित करते हैं। तो बाल प्रहरी के अंतर्निहित जो अवलोकन की बात है वो उसके अंदर से निकल के आती है। जब आप बाल प्रहरी बन जाते हैं तो बाल प्रहरी के कौन कौन अंग हैं, कौन मस्तिष्क का काम करता है बाल प्रहरी के, कौन हृदय का काम करता है, कौन बाल प्रहरी के पन्ने बन जाता है, कौन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करता है, कौन हाथों से फोन को डायल करके आप तक दूसरे दोस्तों तक अपनी ध्वनि पहुंचाता है। तो ये सब चीजें बाल प्रहरी की आत्मकथा में शामिल होती है। तो वास्तव में आत्मकथा की जो विधा है उसमें यदि हम उसको एक वाक्य के रूप में देखें तो वो इस प्रकार से होता है कि मैं डैश 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 हूँ, मैं डैश 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 बोल रहा हूँ, मैं डैश 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 आपके बीच उपस्थित हूँ, मैं अपने बारे में अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मैं एक
पेड़ हूँ, मैं एक जूता हूँ, मैं एक कंप्यूटर हूँ। तो हम अपने बारे में बता रहे होते थे। एक पूरा वाक्य इसमें इस विधा में शीर्षक के रूप में निकल के आता है। तो दोस्तों, आपने जो प्रस्तुतियां दी उन सब में मौलिकता थी। मौलिकता इस मायने में थी कि आपने खुद का चिंतन किया, खुद का विचार किया, खुद की बातों को रखा, खुद की शब्दावली आपके अंदर से निकल के आई और आपने जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया उसको कागज पर उकेरने का सुंदर प्रयास किया है। इस विधा में आपकी प्रस्तुति के लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से जब आप आत्मकथा लिख रहे होंगे तो घर में आपने बैठ के पेन और कागज कलम को जब हाथ में लेके शुरू किया होगा शब्दों को लिखना, वाक्यों को रचना और उसके बाद में चिंतन करना, तो उसमें निश्चित रूप से आपने घर में भी अपनी बातों को साझा किया होगा या पूछा होगा कि इसमें मैंने ये लिखा है तो इसमें और मैं कैसे और अच्छा कर सकता हूँ। फिर आपके मन में वो जो चीजें आई होंगी आपने उसको शाब्दिक रूप में, वाक्य के रूप में कागज पर उकेरने का सुंदर प्रयास किया। इसमें अभिभावक गणों का, हमारे गुरुजनों का, हमारे बड़े सीनियर्स का, सबका हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ होगा। और कई बार हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो भी बताते कि अरे हमने तो उसमें ये भी चीजें देखी, ये भी होती है, ऐसा भी होता है। तो ये सब चीजें आत्मकथा के अंदर शामिल होती है। आत्मकथा आप पहले भी लिख चुके हैं, तो और पहले भी आपने देखा होगा कि बाल प्रहरी मंच पर यूट्यूब पे पिछली जो आत्मकथा है उनमें भी ये चीजें आई हैं। सबसे पहली मुझे जो आत्मकथा याद आ रही जो यूट्यूब पे आदरणीय उदय किरोला जी ने डाली थी, उसमें कोरोना, मैं कोरोना हूँ और उसका जो है वो ड्राइंग शीट पेंटिंग बना के उसको प्रस्तुत किया गया था। मुझे उत्तराखंड से ही वो बच्चे हैं जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने उसको तैयार किया था और उसकी बहुत प्रशंसा की गई थी, उसको बहुत सराहा गया था। वो अभी भी यूट्यूब पे आदरणीय उदय किरोला जी के माध्यम से डली हुई है। जब जब भी मौका लगता है तो मैं देखता हूँ कि आत्मकथा का सरलतम स्वरूप ऐसा भी हो सकता है। तो आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों की प्रस्तुतियों के लिए एक बार मैं पुनः ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हमें आदरणीय मंगल कुमार जैन जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ उसके लिए एक बार पुनः उनका अभिनंदन करते हैं। हमें निरंतर आदरणीय आकाश सरस्वत सर का उत्कृष्ट उद्बोधन प्राप्त होता है और उत्कृष्ट मार्गदर्शन मिलता है, उसके लिए उनका भी हम साधुवाद करते हैं, कोटि-कोटि वंदन और अभिनंदन करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर निरंतर आदरणीय श्याम पलट पांडे जी का जो एक वरिष्ठ अनुभव के साथ हम सबको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराते हैं और अपने अनुभव को साझा करते हैं। हमें उनसे निश्चित रूप से प्रतिदिन कोई न कोई ज्ञानात्मक अभिवृद्धि का फायदा होता है। तो आदरणीय श्याम पलट पांडे जी का भी हम कोटि-कोटि वंदन और अभिनंदन करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं। आज की कार्यशाला में हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले और हम जो एक आधार स्तंभ हैं, जिनको हम रीढ़ की हड्डी के रूप में आदरणीय आकाश सरस्वत सर ने उन्हें उद्बोधन दिया है और मैं तो उन्हें एक प्रकार से इस बच्चों के अद्भुत संसार को गढ़ने के लिए और व्यक्तित्व विकास के लिए जो प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है उसका रचयिता मानता हूँ और उनकी ऋषिवत तपश्चर्या को देखता हूँ और उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ। कोटि-कोटि वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं उनको अनंत शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर अनेक साथी जुड़े हुए हैं और मैं बच्चों को फिर कहना चाहूंगा कि आपके जो उच्चारण है, जब आप किसी चीज को बोलते हैं दोस्तों, तो यूट्यूब पे अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसको जरूर सुने। उससे आप जब अगली बार बोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमें क्या सुधार की आवश्यकता है। तो आप ये इस यूट्यूब पे इन प्रस्तुतियों को जरूर देखें और एक दूसरे की अच्छी चीजों को सीखें और अपने प्रोफाइल को अपडेट करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, शुभ यामिनी कहता हूँ और सुंदर संचालन करने वाली हमारी मित्र को मंच सौंपते हुए सभी को एक बार पुनः धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। पाखी जी को मंच सौंपते हुए मैं विदा लेता हूँ। पाखी जैन जी, शुभ रात्रि। जी आभार।
आपने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। आपने बताया कि आत्मकथा किसे कहते हैं और इसी के साथ आपका धन्यवाद, आभार। तो अब मैं ये मंच आदरणीय संपादक उदय किरोड़ा जी सर को सौंपना चाहती हूँ और कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत। जी, पाखी जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत दिन बाद आप जुड़ी। आप संचालन भूली नहीं है ऐसा लगा मेरे को। आगे भी आप जुड़ते रहिएगा। बहुत अच्छा है आप जैसे मित्रों से दोस्तों से पटल और आगे बढ़ता है और दूसरे बच्चे भी सीखते हैं। तो मैं आपको विशेष रूप से बधाई देता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय श्री मंगल कुमार जैन साहब का, जो कि एक मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच आज जुड़े हैं। आपका संदेश पटल को लगातार मिलता रहेगा सर। तो एक बार मैं सभी मित्रों का, अभिभावकों का, शिक्षकों का, अपने नन्हे दोस्तों का आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत ही गजब का आया। मेरे को ये लग रहा था कि सबकी अलग-अलग वीडियो बननी चाहिए थी। लेकिन नहीं बन पाया, बाद में दिमाग में आया। तो सबको बधाई। और कल सुमित्रानंदन पंत की का जन्मदिन है और इस दिन को हम भी अपनी ओर से यादगार बनाएँगे और हमारे कल सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं का वाचन होगा और हमने ये भी कहा कि अगर पूरी कविताएँ नहीं मिलती हैं तो हमारे नन्हे दोस्त अपने मन से बनाई कविता भी पढ़ सकते हैं। लेकिन लगभग सूची पूरी हो गई, शायद अब ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो साथी अपनी सहमति देना चाहते हैं शीघ्र दे सकते हैं। तो एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह पटल को मिलेगा। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।